गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इक्के राज। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रहा है। प्रशासन के द्वारा सभी शिक्षण संस्था बंद कराया जा रहा है और नज़दीक में बोर्ड एग्जाम भी आ चुका है। सरकार को इलेक्शन के बहुत ज़रूरी था और आप देखेंगे कि महीना 2 महीना पहले बहुत सारे संख्या में लोग जुड़कर सरकार बनाने में सहयोग कर रहे थे। उस समय कोरोना नहीं फैल रहा था, लेकिन शिक्षा संस्था को आज सरकार के द्वारा भी चौपट किया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, लोगों की परीक्षा है, सभी लोग इस समय तेजी से तैयारी में जुड़ा हुआ था और बीच में सरकार के द्वारा शिक्षा संस्था एक बार पुनः बंद किया गया है। इसी के बीच हम एके राज आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करेगा। तो चलिए, केमिस्ट्री का कुछ हम क्वेश्चन है जो आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डोपिंग क्या है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टलीय ठोस के जालक संरचना में अशुद्धियां को मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। और अशुद्धियां मिलाने से वो अर्धचालक जो होती है उसकी चालकता क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। जैसे देख लो कि मान लिया जाए कि कोई अर्धचालक है, जैसे अर्धचालक होते हैं एसआई, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसकी चालकता बहुत कम होती है। इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाया जाता है। तो किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए जो उसमें अशुद्धियां मिलाया जाता है, तो उस मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो लिखा गया है कि किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट मतलब जानबे करते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, यानी पतला सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर तथा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो अंतर पाया जाता है उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर भी बोला जाता है, यानी P0 माइनस P, जहाँ P0 को कहेंगे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और P को कहेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। जैसे देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर समानता अधिक होती है जिसे हम P0 से डिनोट करते हैं, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है समानता कम होती है, इसे हम P से सूचित करते हैं। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि कोई सॉल्वेंट है, जैसे मान लो कि इसमें हम जल ले लिए। जल एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमने सॉल्वेंट लिया है और यहाँ पे टेम्परेचर देने से इसमें जो वेपर प्रेशर उत्पन्न हो रहा है वो वेपर प्रेशर मान लेते हैं कि P है। और अगर इसमें कोई भी सॉल्यूट इधर से अगर डाला जाए, जैसे मान लो कि सॉलिड के रूप में हम NaCl डाल दें या नमक चीनी डाल दें, तो सॉल्यूट की मात्रा इसमें आने से जब ये सॉल्यूशन बनता है तो उसकी वेपर प्रेशर में कुछ न कुछ कमी आ जाती है। जैसे मान लो कि इसका वेपर प्रेशर P0 है, इसको हमने मान लिया P। तो इसको सॉल्यूट को इसमें डालने से, यानी सॉल्वेंट में डालने से जो वेपर प्रेशर में कमी आया, मैंने पहले वेपर प्रेशर P0 था, अब कम के हो गया P, तो दोनों में जो अंतर पाया गया उसी को कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब के अवनमन। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन आता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो देख लीजिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो इसका पहला है, एक तरफ हम लोग लिख लेंगे भौतिक अधिशोषण, दूसरी तरफ लिख लेंगे रासायनिक अधिशोषण। तो इसमें पहला लिखा हुआ है कि यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सेबल, यानी जब इसमें अधिशोषण की क्रिया हो जाती है तो पुनः वह अपने रूप में आ जाता है। और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? यह अनुत्क्रमणीय होता है, यानी पुनः अपने रूप में नहीं आते हैं। इसी प्रकार अंतर नंबर 2 देखेंगे कि इसमें अधिशोषक और अधिशोषक के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स होते हैं, जबकि जो रासायनिक अधिशोषण होते हैं उसमें अधिशोषक और अधिशोषक के बीच प्रबल रासायनिक बॉन्ड होते हैं। यानी
केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वह स्ट्रांग होता है। फिर इसका तीसरा लिखा है कि इसमें कम सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होनी है, यानी इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की होती है उसकी कम आवश्यकता पड़ती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिक एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर लिखा हुआ है कि यह आंतरिक यानी बहु अंतरान्विक परत बनाते हैं, मतलब जो भौतिक अधिशोषण होते हैं एक परत से दूसरे परत, दूसरे परत से तीसरे परत, मतलब बहुत सारे परत बनाते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो केवल एक ही परत बनाते हैं। अब है इसका अंतर पचमा में देख लीजिए कि यह ताप बढ़ने पर कम जाता है, जबकि यह ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, यानी भौतिक अधिशोषण को ताप जब बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होगी वो कम जाएगी, जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होगा वो बढ़ जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि रासायनिक प्रथम कोटि के छद्म अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सब VVI क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे प्रथम कोटि के छद्म अभिक्रिया यानी स्यूडो अभिक्रिया के नाम से भी इसे जाना जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसे कहते हैं। तो वैसे केमिकल रिएक्शन यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो वास्तविक में उच्च कोटि के होते हैं, यानी वास्तविक में रियल में यह उच्च कोटि के होते हैं, लेकिन विशेष कंडीशन में यानी विशेष परिस्थिति में यदि प्रथम कोटि की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए इसको स्यूडो यानी काल्पनिक या छद्म अभिक्रिया कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है CH3COO C2H5 + H2O बराबर बनाता है एसिटिक अम्ल प्लस इथेनॉल, यानी इसको रेट ऑफ रिएक्शन से देखेंगे तो 1+1, लेकिन विशेष कंडीशन ऑर्डर इसका देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। लेकिन विशेष कंडीशन में क्या होता है कि ये जो जल आप देख रहे थे CH3COO C2H5 जो विशेष कंडीशन में देख रहे हैं 1 और यहाँ पर देखा कि H2O यानी 0, तो यहाँ पे विशेष कंडीशन में क्या होता है कि जल के ऊपर जो पावर होती है वो 0 हो जाता है। 0 हो जाने से अगर इसका ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर इसका हो जाता है 1+0 यानी 1, यानी विशेष कंडीशन में इसका जो ऑर्डर है वो 1 हो जाता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की तरह व्यवहार करता है, जबकि यह उच्च कोटि के होते हैं यानी 1+1 बराबर सेकंड ऑर्डर होता है। अब विशेष परिस्थिति में किसका काम करने लगता है, फर्स्ट ऑर्डर का काम करने लगा, इसीलिए इसको बोला जाता है यह प्रथम कोटि के छद्म अभिक्रिया है। ओके, अब है दोस्तों कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में अंतर स्पष्ट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, और एक तरफ है मोलिकुलरिटी यानी आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। तो इसका पहला है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एक प्रैक्टिकली वैल्यू है, यानी प्रैक्टिकल करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी उसके घातों के योग होते हैं, जबकि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है एक थियोरिकली वैल्यू होता है। फिर इसमें दूसरा लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो कभी शून्य हो सकता है, ऑर्डर शून्य हो सकता है, जैसे 0 ऑर्डर है तो 0 ऑर्डर में n का मान शून्य होता है, यानी ऑर्डर उसका शून्य होता है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का जो मान होता है माने मोलिकुलरिटी जो होते हैं किसी रिएक्शन का वो शून्य कभी नहीं हो सकता। फिर है इसमें तीसरा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ताप पर निर्भर करते हैं, जबकि मोलिकुलरिटी ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। और इसका चौथा अंतर में है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान भिन्न एवं पूर्णांक दोनों हो सकता है, यानी इसका मान पूर्णांक हो सकते हैं और भिन्न में भी 1/2 3/2 इस तरह से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं, जबकि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, यानी पूर्णांक संख्या में होते हैं 2 4 6 इस तरह से। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिंदु दोष क्या है, यानी डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। तो लिखा हुआ है कि जालक बिंदु के चारों ओर, क्या लिखा हुआ है, जालक बिंदु के चारों ओर परमाणु की आदर्श व्यवस्था को विचलन से जो ठोस उत्पन्न होते हैं यानी जो दोष उत्पन्न होते हैं उसे हम बिंदु दोष यानी डिफेक्ट ऑफ सॉलिड कहते हैं। इसको इस प्रकार समझना होगा कि जो सॉलिड होते हैं यानी क्रिस्टलीय सॉलिड को ही रियल सॉलिड बोला जाता है। तो क्रिस्टलीय सॉलिड में होता क्या है कि अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित ऑर्डर में क्या होता है, सजा होता है। जैसे ये अवयवी कण हो गया, इसको निश्चित ऑर्डर में सजने से इस प्रकार क्रिस्टलीय सॉलिड जो होता है उसका अरेंजमेंट होता है। तो इसमें एक निश्चित ऑर्डर में अवयवी कण सजे होते हैं और इसके अवयवी कण के आदर्श व्यवस्था जो है उसमें अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट पाया गया, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे
इस तरह से सजा हुआ है और बीच में से एक गायब हो गया अवयवी कण। तो यहाँ पर इसको गायब होने से या यहाँ पर के कण को इधर आ जाने से जो इस अरेंजमेंट में जो डिफेक्ट पाया जाएगा उसे हम बिंदु दोष यानी डिफेक्ट ऑफ सॉलिड यानी पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि जालक बिंदु के चारों ओर परमाणु की आदर्श व्यवस्था को विचलन से जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम बिंदु दोष यानी पॉइंट दोष डिफेक्ट कहते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार और भी हमारा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।